प्यारे बच्चों, वायुमंडल गठन, वायु दाब और वायु प्रवाह यह भूगोल विषय का द्वितीय अध्याय है। इसमें विचार योग्य विचारणीय बिंदु हैं वायुमंडल का परिचय, वायुमंडल का गठन, वायुमंडल का विस्तार, वायु का दबाव और इसकी माप, संसार के वायु दाब वलय, वायु प्रवाह की परिभाषा, वायु की उत्पत्ति और इसकी गति के कारक, वायु का नामकरण और इसकी माप, और अंतिम है वायु के प्रकार। तो आइए बच्चों, हम चर्चा करेंगे वायुमंडल क्या है। तो हम सभी दिशाओं से वायु से घिरे हैं, यद्यपि हम वायु को देखते नहीं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, लेकिन हम चारों तरफ से हवा से डूबे हुए हैं। वस्तुतः भूपृष्ठ से कुछ ऊंचाई तक चारों तरफ गैसीय अवस्था में मौजूद वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं, अर्थात पृथ्वी के चारों तरफ स्थित वायु का समुद्र ही वायुमंडल है। भूपृष्ठ से लगभग 10,000 किमी की ऊंचाई तक यह वायुमंडल फैला हुआ है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी से सटा हुआ है। वायुमंडल में रंगहीन विभिन्न गैसों के अलावा जल, वाष्प और धूलकण मिला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण उपादान भी है। मिट्टी और जल अर्थात वायुमंडल और जलमंडल से सटा हुआ होने के कारण पृथ्वी पर जीवों की सृष्टि, विकास एवं रहने के लिए अनुकूल परिवेश की सृष्टि हो सकती है। इसे जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल में स्थित मनुष्य, वनस्पतियां तथा अन्य प्राणियों के लिए आवश्यक गैसों की व्यवस्था करने के अलावा वायुमंडल भूपृष्ठ पर ताप एवं जल वाष्प के कारण वितरण तथा संचालन में सहायता करता है। वायुमंडल में मौजूद गैसों की सही अनुपात के कारण ही धरती पर मनुष्य और अन्य जीवों के अनुकूल ताप की मात्रा पाई जाती है। वायु की गतिशीलता के कारण कहीं कहीं अधिक ठंड और कहीं अत्यंत गर्मी से राहत मिलती है। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों को बचाती है। मौसम एवं जलवायु परिवर्तन की घटनाएं वायुमंडल में ही होती है। वायुमंडल के कारण ही धरती पर वर्षा होती है और प्राणी एवं पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। संक्षेप में वायुमंडल के बगैर धरती पर जीवों के अस्तित्व की बात नहीं की जा सकती। इस प्रकार सौरमंडल के ग्रहों में पृथ्वी का स्थान सबसे ऊपर और सबसे अलग इसलिए भी है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीव जंतु निवास करते हैं या निवास करने लायक वायुमंडल है। और इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण भी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, जेनिन, ओजोन आदि। तो खास करके हाइड्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78%, 8 ऑक्सीजन 20.94, अन्य गैसों की मात्रा 1% से भी कम है। तो वायुमंडल में उपलब्ध गैसों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अधिक मात्रा है
वायुमंडल में अन्य गैसों की मात्रा उतनी नहीं है, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% यानी आधा प्रतिशत से भी कम होने के बाद में भी यह पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित कर रहा है और यह चिंताजनक बातें पूरे विश्व के लिए है। तालिका 2.1 में उल्लेखित गैसों की मात्रा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसमें सभी गैसों की ऊंचाई का स्तर एक समान नहीं है। वायुमंडल में कम मात्रा में उपलब्ध भारी गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अन्य गैस 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। इसके बाद जैसे ही हम 100 किलोमीटर से ऊपर जाना शुरू करते हैं, तैसे ही गैसों की मात्रा कम होती जाती है, हल्की होती जाती है, पतली होती जाती है और गुरुत्वाकर्षण भी कमता जाता है। और मनुष्य अगर अत्याधुनिक वाहन या अत्याधुनिक मशीन के सहारे ही हमें अगर हम अंतरिक्ष में जाएं तो ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। आगे हम बच्चों यह चर्चा करेंगे कि वायुमंडल में मौजूद सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, लेकिन यह निष्क्रिय है। यह गैस कुछ जीवाणु, पेड़ पौधे के उपयोग में कुछ ही आता है, लेकिन ऑक्सीजन रासायनिक तौर पर अधिक सक्रिय गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु के लिए काफ़ी आवश्यक है। खास करके पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, उसे अपना खाना तैयार करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। मनुष्य इसके ठीक विपरीत है, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो लेकिन इस ध्यान देने वाली बात बच्चों यह है कि सबसे कम मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की है, 0.036 अर्थात आधा प्रतिशत से भी कम है। लेकिन इतना कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हुए भी यह विश्व तापमान को काफ़ी बढ़ा रहा है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें नए नए फैक्ट्रियों का निर्माण कर रहे हैं, नए नए औद्योगिक कारखानों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम की आवश्यकता से अधिक खपत कर रहे हैं, जिनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काफ़ी उत्सर्जित हो रही, काफ़ी निकल रही है और विश्व के तापमान को वह बढ़ा रही है और वह ग्लोबल वार्मिंग की तरफ विश्व को धकेल भी रही है। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण यह होना बच्चों स्वाभाविक भी है। अब ओजोन गैस की मात्रा अत्यंत कम है और वायुमंडल में 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह गैस वनस्पतियों एवं प्राणियों को सूर्य से आने वाली हानिकारक विषैले पराबैंगनी किरणों को सोखती है, फिल्टर करती है और उस फिल्टराइज करके वायुमंडल में के निचले स्तर में अधिक ठंड अथवा अधिक गर्मी के प्रकोप से जीव जगत को बचाने हेतु काम करती है और ताप संतुलन को बनाए रखने का भी महत्वपूर्ण काम करती है। कम ऊंचाई के वायुमंडल में उड़ने वाले धूल कण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प ही इन धूल कणों के साथ मिलकर बादल का निर्माण करते हैं, जिससे वर्षा होती है। अर्थात वायुमंडल
ही पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी है और ख़ास करके यह 80 से 100 किलोमीटर के ऊंचाई तक का ही वातावरण, खास करके गैसीय वातावरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपयोगी भी है और इसी के कारण ही इस पृथ्वी पर जीव जगत का अस्तित्व कायम भी है। बच्चों, अगले वीडियो में हम वायुमंडल का विस्तार के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।